स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने शायद किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। थिंक एंड ग्रो रिच। बिल्कुल, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। और नाम सुनकर लगता है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में है, तिजोरी भरने के नुस्खे हैं। हाँ, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सोच को अमीर बनाने की बात करती है। सही कहा, ये दिमाग की तिजोरी को खोलने की चाबी है। और ये कोई जादुई चिराग की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किताब 20 साल की कड़ी रिसर्च का नतीजा है। नेपोलियन हिल ने उस दौर के सबसे कामयाब लोगों जैसे एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हाँ, इन सब के साथ उठना बैठना किया, ये समझने के लिए कि उनकी सोच में ऐसा क्या खास था। तो आज हमारी कोशिश इसी कोड को क्रैक करने की है। और उस एक मूल विचार को समझने की जो किताब कहती है, जो व्यक्ति अपने दिमाग में सोच सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है, वही उसे हासिल कर सकता है। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं। सफलता की नींव यानी हमारी दिमागी तैयारी। किताब का पहला सिद्धांत है इच्छा यानी डिजायर। और हिल कहते हैं कि सिर्फ मुझे अमीर बनना है कहना काफी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे समंदर किनारे खड़े होकर जहाज का इंतजार करना। सही बात है। ये एक जलती हुई इच्छा, एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा जुनून जो आपको सोने ना दे। और यहाँ जलती हुई इच्छा का मतलब सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है, स्पष्टता। अच्छा, हिल एक पूरा तरीका बताते हैं। पहला, आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, एक एक रुपए तक। दूसरा, आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार हैं, आपका समय, आपका हुनर, आपका आइडिया। तीसरा, एक तारीख, एक डेडलाइन तय करें। और चौथा, एक ठोस प्लान बनाएं। मतलब जब तक इच्छा इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, वो सिर्फ एक ख्वाहिश बनकर रह जाती है। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है जो इस इच्छा को मजबूती देता है, विश्वास। किताब कहती है कि आपको अपनी इच्छा पर अटूट विश्वास होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब जेब खाली हो और रास्ते बंद दिख रहे हो, तो कोई खुद पर यह अटूट विश्वास कैसे करे? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यही ज्यादातर लोगों की समस्या है। हेल कहते हैं कि विश्वास कोई स्विच नहीं है कि आपने बस ऑन या ऑफ कर दिया। मतलब ये अपने आप नहीं आता? बिल्कुल नहीं। ये एक दिमागी मांसपेशी की तरह है। इसे ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और इसकी ट्रेनिंग का तरीका है तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन। हाँ, ऑटो सजेशन, यानी अपने दिमाग को बार बार सही संदेश देना। लेकिन ये जो ऑटो सजेशन की बात है, दिन में 2 बार अपनी इच्छाओं को जोर से पढ़ना, क्या ये थोड़ा अजीब या जादू टोने जैसा नहीं लगता? एक आम इंसान के लिए इस पर यकीन करना कितना मुश्किल है। देखने में ये अजीब लग सकता है, लेकिन देखिए, ये जादू नहीं है, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। अच्छा, इसका काम एक फिल्टर की तरह है। ये सिर्फ वही जानकारी अंदर आने देता है जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे जब आप कोई नई कार खरीदने की सोचते हैं, तो अचानक आपको सड़क पर वही कार बार बार दिखने लगती है। हाँ, ये तो होता है। कारें तो पहले भी थीं, पर अब आपका दिमाग उन्हें पहचान रहा है। ऑटो सजेशन ठीक यही करता है। जब आप रोज अपनी इच्छा को दोहराते हैं, तो आप अपने दिमाग के इस फिल्टर को ट्रेन करते हैं कि वो उन मौकों, लोगों और आइडियाज को पहचाने जो आपके लक्ष्य से जुड़े हैं। वाह, तो ये दिमाग को फोकस करने का एक तरीका है, चमत्कार का नहीं। बिल्कुल। तो एक तरह से ये तीनों सिद्धांत, इच्छा, विश्वास और ऑटो सजेशन, मिलकर एक मानसिक GPS सेट करते हैं। इच्छा आपकी मंजिल है, विश्वास ये यकीन है कि मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, और ऑटो सजेशन वो आवाज है जो आपको रोज याद दिलाती है कि सही रास्ते पर चलते रहो। एकदम सही समझा। ये सफलता की आंतरिक नींव है। इसके बिना बनाई गई हर इमारत वो ढह जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी मानसिक नींव तैयार है, हमारा GPS सेट है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वो ईंधन है ज्ञान और आइडियाज, जो हमें अगले सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। पहला है विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हाँ, और यहाँ हिल एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। वो कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर। अच्छा, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं। हाँ, वो कहते हैं इट इज ओनली पोटेंशियल पावर, यानी सिर्फ जानकारी रखना ताकत नहीं है, उसे इस्तेमाल करना ताकत है। और वो भी सामान्य ज्ञान नहीं,
विशेष ज्ञान। तो स्कूल कॉलेज की डिग्रियां काफी नहीं है? वो आपको जानकारी दे सकती हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको किसी एक क्षेत्र का विशेषज्ञ बनना होगा। लेकिन कोई एक इंसान, मतलब वो सब कुछ कैसे जान सकता है? हेनरी फोर्ड खुद वो एक महान इंजीनियर नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। ये कैसे हुआ? यही तो इस सिद्धांत का सबसे दिलचस्प पहलू है। विशेष ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सारी जानकारी आपके दिमाग में हो। तो फिर? इसका मतलब है ये जानना कि जानकारी कहाँ से और किस से मिलेगी। फोर्ड के पास हर सवाल का जवाब देने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम थी। वो जानते थे कि सही सवाल किससे पूछना है। तो असली हुनर है अपने ज्ञान की सीमाओं को जानना और उन खाली जगहों को भरने के लिए सही लोगों का एक नेटवर्क बनाना। और जब आपके पास ये विशेष ज्ञान रूपी कच्चा माल आ जाता है, तब काम शुरू होता है दिमाग की फैक्ट्री का। अगला सिद्धांत कल्पना, इमेजिनेशन। हाँ, जिसे किताब में दिमाग की वर्कशॉप कहा गया है। बिल्कुल। हिल कल्पना को 2 हिस्सों में बांटते हैं। 2 हिस्सों में, हाँ। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन। ये हमारे मौजूदा ज्ञान, अनुभव और आइडियाज को लेकर नए कॉम्बिनेशन बनाती है। ज्यादातर बिजनेस इनोवेशन इसी से होते हैं। जैसे किसी ने टैक्सी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर उबर बना दिया। दोनों चीजें पहले से थीं, बस कॉम्बिनेशन नया था। अच्छा, और दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये ज्यादा रहस्यमयी है। ये वो शक्ति है जो आपको बिल्कुल नए मौलिक विचार देती है। हिल का मानना था कि ये हमारे अवचेतन मन के जरिए उस, क्या कहते हैं, अनंत ज्ञान या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ती है। ये वो यूरिका मोमेंट है। बिल्कुल, जो किसी वैज्ञानिक या कलाकार को मिलता है। लेकिन ये तभी काम करती है जब आपका चेतन मन पूरी तरह से किसी समस्या पर फोकस कर चुका हो। तो इसका मतलब विशेष ज्ञान कल्पना के लिए ईंधन है। बिना ज्ञान के कल्पना सिर्फ ख्याली पुलाव है ना? एकदम। ज्ञान के बिना कल्पना दिशाहीन है और कल्पना के बिना ज्ञान स्थिर। जब ये दोनों मिलते हैं तब वो आइडिया पैदा होता है जो दुनिया बदल सकता है। तो अब हमारे पास एक मजबूत इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है और कल्पना से बने आइडियाज भी हैं। लेकिन ये सब तो दिमाग के अंदर है। इसे बाहर की दुनिया में कैसे लाएं? यहीं पर शायद एक्शन की भूमिका शुरू होती है। सही पकड़ा। और एक्शन का पहला कदम है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक आइडिया बिना प्लान के सिर्फ एक सपना है। आपको एक नक्शा बनाना होगा। बिल्कुल। और ये नक्शा बनाने में आपको उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जिनके पास आपसे बेहतर ज्ञान और अनुभव है। किताब में इस बारे में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो उसे बदलो, लक्ष्य नहीं। ये सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग पहली असफलता में ही लक्ष्य ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लान को ही लक्ष्य मान लेते हैं। सफल लोग अपने लक्ष्य को लेकर जिद्दी होते हैं, लेकिन अपने तरीकों को लेकर लचीले, फ्लेक्सिबल होते हैं। वो समझते हैं कि पहला प्लान शायद ही कभी काम करेगा। जैसे थॉमस एडिसन। हाँ, और उन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों तरीके आजमाए थे जो काम नहीं करते थे। हर फेल तरीका उनके प्लान का हिस्सा था, न कि उनके लक्ष्य की हार। योजना के साथ ही जुड़ा है अगला सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन। और इसने मुझे सच में चौंका दिया। हिल कहते हैं कि अमीर लोग फैसले जल्दी लेते हैं। हाँ, और उन्हें बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। ये तो उल्टा लगता है। मुझे हमेशा लगता था कि बड़े फैसलों में ज्यादा वक्त लेना चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। ज्यादातर असफल लोग फैसले बहुत धीरे लेते हैं क्योंकि वो सही समय या पूरी जानकारी का इंतजार करते रहते हैं, जो कभी नहीं आता। एनालिसिस पैरालिसिस। बिल्कुल। और जब वो कोई फैसला ले भी लेते हैं तो किसी की जरा सी आलोचना पर उसे तुरंत बदल देते हैं। इसके उलट सफल लोग जानते हैं कि एक बुरा फैसला भी कोई फैसला न लेने से बेहतर है। वो तेजी से फैसला लेते हैं, उस पर काम करते हैं, और अगर नतीजा गलत आता है तो उससे सीख कर रास्ते को सुधारते हैं। और एक बार जब आपने फैसला ले लिया तो फिर जरूरत पड़ती है 8वें सिद्धांत की, जो शायद सबसे मुश्किल है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। यानी लगे रहना। हाँ, और दृढ़ता सिर्फ लगे रहना नहीं है, ये तूफान में जहाज के लंगर की तरह है। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब आपके अपने लोग आप पर शक कर रहे हो, और जब आपको खुद अपनी काबिलियत पर शक होने लगे, उस वक्त भी अपने लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति ही दृढ़ता है। ये इच्छा शक्ति और आदत का मिश्रण है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। मुझे याद है, एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सब कुछ गलत हो रहा था। उस वक्त दृढ़ता का मतलब मेरे लिए रोज सुबह उठकर सिर्फ एक और कदम उठाने की हिम्मत जुटाना था, भले ही मंजिल मीलों दूर लग रही हो। वाह! तो एक अच्छी योजना, उस पर तेजी से लिया गया निर्णय और फिर असफलताओं के बावजूद उस पर दृढ़ रहना,
यही एक्शन का फॉर्मूला है। एकदम। बिना योजना के निर्णय अंधा है और बिना दृढ़ता के योजना और निर्णय दोनों ही बेकार हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे सिद्धांतों पर जो इस पूरी प्रक्रिया को टर्बोचार्ज कर सकते हैं। इनमें से एक मेरा पसंदीदा कॉन्सेप्ट है मास्टरमाइंड। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ ज्यादा आइडियाज आने के बारे में है या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू भी है? इसका बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। हिल कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक समान लक्ष्य के लिए पूरी तरह तालमेल में काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। एक तीसरी शक्ति? हाँ, ये सिर्फ आइडियाज का जोड़ नहीं है। सोचिए, जब आप ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो आप पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है? पहला, आपका खुद पर विश्वास बढ़ जाता है। दूसरा, आपको ऐसे दृष्टिकोण मिलते हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे। ये आपके ब्लाइंड स्पॉट्स को दूर करता है। सही कहा। तीसरा, ये एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बन जाता है। आप अपने साथियों को निराश नहीं करना चाहते। और चौथा, ये एक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम है। अकेले लड़ना मुश्किल है। तो ये एक तरह का पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने जैसा है। बिल्कुल। और ये मास्टरमाइंड सीधे तौर पर अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। वो कैसे? जब आप लगातार पॉजिटिव विचारों, मजबूत इच्छा और मास्टरमाइंड की ऊर्जा से घिरे रहते हैं तो ये सब संदेश आपके अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं। और जब आपका अवचेतन मन आपके लक्ष्य के साथ पूरी तरह अलाइन हो जाता है तब आपकी अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन तेज हो जाती है। बिल्कुल। आपको सही समय पर सही विचार आने लगते हैं, सही लोग मिलने लगते हैं। इसी बढ़ी हुई अंतर्ज्ञान को हिल ने सिक्स्थ सेंस कहा है। और इन सभी शक्तिशाली सिद्धांतों पर काम करने के बाद भी एक आखिरी दुश्मन है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। हमारा अपना डर। हाँ, हमारा अपना डर। किताब के आखिरी हिस्से में हिल्स 6 मूल डरों की बात करते हैं। और ये इस किताब का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप इन भीतरी राक्षसों को नहीं पहचानते तब तक कोई भी बाहरी रणनीति काम नहीं करेगी। मैं एक बार इन 6 डरों को गिना देती हूँ। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर, यानी लोग क्या कहेंगे। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्यार खो देने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। और छठा, मृत्यु का डर। इनमें से आज के दौर में आपको सबसे ज्यादा प्रासंगिक और ताकतवर कौन सा लगता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। वैसे तो ये सभी डर आज भी मौजूद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आलोचना का डर आज पहले से कहीं ज्यादा विकराल रूप ले चुका है। सोशल मीडिया की वजह से? बिल्कुल। सोशल मीडिया के जमाने में हम सिर्फ अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों की राय से नहीं डरते, हम हजारों लाखों अनजान लोगों के जजमेंट से डरते हैं। एक गलत शब्द, एक फेल कोशिश और आपको ऑनलाइन ट्रोल किया जा सकता है। ये डर तो लोगों को कुछ भी नया आजमाने से रोकता होगा। बिल्कुल। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना देता है और आपकी दृढ़ता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही है। थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम निष्कर्ष ये है कि अमीरी पहले दिमाग में एक ब्लूप्रिंट की तरह बनती है और फिर असल जिंदगी में एक इमारत की तरह खड़ी होती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक लाइन में समेटना हो तो वो होगी एक स्पष्ट सोच, उस सोच पर अटूट विश्वास, उस विश्वास पर आधारित ठोस एक्शन के रास्ते में आने वाली मुश्किलों पर दृढ़ता, और अंत में मनचाहा परिणाम। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है जिसे कोई भी कहीं भी अपना सकता है। और मैं आज सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। नेपोलियन हिल ने ये किताब लगभग 1 सदी पहले लिखी थी और उन्होंने 6 मूल डर बताए जो उनके समय में बहुत प्रासंगिक थे। मेरा सवाल ये है, आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में क्या कोई 7वां डर भी पैदा हो गया है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है? दिलचस्प सवाल है। जैसे ऑनलाइन असफल दिखने का डर या दूसरों की सफल जिंदगी देखकर पीछे रह जाने का डर, जिसे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं। जरा सोचिएगा कि कहीं कोई नया 7वां डर तो आपको नहीं रोक रहा है।